नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हमने टिहरी के राजा पे पढ़ा था। टिहरी रियासत में जो जितने राजा हुए थे उन राजाओं पे हमारी चर्चा हुई थी। जो आज की हमारी टिहरी रियासत की अंतिम सीरीज है, हाँ, आज हम टिहरी रियासत पे टिहरी रियासत का प्रशासन कराएंगे। प्रशासन किस प्रकार इनका प्रशासन था, किस प्रकार इन्होंने क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखी। एक टिहरी में पंवार राजवंश एक ऐतिहासिक राजवंश रहा है। शायद ही पूरे विश्व में इतने वर्षों तक किसी राजवंश ने राज्य किया होगा। पंवार वंश की ये विशेषता थी, इसने इस क्षेत्र में 1050 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इस शासन की कुछ ना कुछ खास विशेषता ही रही होगी। इस विशेषताओं पे हमें चर्चा करनी। तो टिहरी रियासत पे एक प्रकार देखें, टिहरी रियासत के प्रशासन पे आऊँगा। तो प्रशासन पे बात करूँ तो प्रशासन की जो मुख्य इकाई थी या सर्वोच्च जो इकाई थी वो थी राजा। राजा में ही सारी शक्ति निहित थी। सारी शक्ति में 3 शक्तियाँ मेन आती है, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ निहित थी। मतलब जब तीनों शक्तियाँ राजा पे थी तो एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि यहाँ निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन होते हुए भी राजा हमेशा प्रजा की भलाई में काम करता था, प्रजा के सुख दुख में काम करता था। फिर एक बात और आती है, जैसे शायद चंद में बताया नहीं मैंने, पंवारों में एक बात और आती है, वो आती है पंवार राजा बोलंदा बदरीश। पंवार राजाओं को बोलंदा बदरीश के नाम से जाना जाता था। बोलंदा बदरीश को हम तोड़ेंगे तो जो जिनके बोलने का तरीका, मतलब जिनका बोलना ही भगवान बद्रीनाथ के समान था, इस प्रकार इन्हें पंवार राजाओं के लिए ये उपाधि भी विभूषित करती थी। मतलब एक प्रकार से कहें तो पंवार राजा का कहना, पंवार राजा का निर्णय देना एक प्रकार स्वयं भगवान के निर्णय देना जैसा था। इसीलिए पंवार राजाओं ने अपनी उपाधि रखी बोलंदा बद्री। कभी भी आता पंवार राजाओं ने अपने आप को किस उपाधि से विभूषित किया था, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हम पे बनेगा बोलंदा बदरीश उपाधि थी इनकी। फिर इनके साथ साथ चंदों में देखा तो चंदों में राजा को मनुष्यों का राजा कहा जाता। जो चंदों का राजा था, मनुष्यों का राजा। साथ साथ पंवार में आएंगे तो पंवार राजा को बोलंदा बदरीश, मतलब उनका बोलना ही भगवान बद्रीनाथ के समान, भगवान बद्री के समान था। एक प्रकार से देखो तो ये भगवान के समकक्ष अपने आप को मानते थे। इनकी न्याय प्रणाली इतनी तगड़ी थी, इस कारण ये बोलंदा बदरीश की उपाधि धारण करते थे। फिर और देखिए तो पंवार प्रशासन में एक संचालन समिति काम करती थी। उसमें विभिन्न पद होते थे जो प्रशासन को संभालते थे। इस संचालन समिति पे आऊंगा तो इस संचालन समिति पे हमें जो प्रमुख पद मिलेंगे, पहले तो मिलता है युगराज। युगराज युगराज या तो युगराज कहेंगे या इस टाइम इन्हें कुंवर, एक नाम मिलता है कुंवर। कुंवर या युगराज से सीधा सीधा हमें पता ही है, पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। जो आने वाला राजा होता है या राजकुमार जो होता है उसे युगराज कह देते हैं। जो बाद में राजा बनेगा इसी को ही पंवार राज में से कुंवर के नाम से जाना जाता था। फिर दूसरा आता है राजगुरु। राजगुरु राजा का मुख्य सलाहकार, जो राजा का मुख्य सलाहकार होता था उसे ही राजगुरु कहते थे। फिर आगे चलते हैं तो आगे इनके कुछ पद हैं। पदों में आता है वजीर। वजीर प्रशासन का एक प्रमुख इकाई थी टिहरी रियासत में। टिहरी रियासत के कई वजीर हमें बाद में, अभी लास्ट में बताऊंगा मैं किसके टाइम कौन कौन से वजीर थे। वजीर का पद मानो तो प्रशासन में राजा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पद था वो था वजीर। राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद आता प्रशासन में, वजीर। एक तरीके से इसे प्रधानमंत्री के समक्ष हम मान सकते हैं, राष्ट्रपति के। वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। एक प्रकार से राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी हम इसे कहते हैं, वजीर को। फिर वजीर के बाद एक और पद था मुख्तार। मुख्तार एक पद था। मुख्तार मतलब मुख्तार राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी, क्योंकि यह राजा की कमजोर स्थिति के समय किंग मेकर की भूमिका में होता था। राजा के बाद जो वजीर था, वजीर के बाद एक मुख्तार मिलता। मुख्तार क्या था कि कभी राजा कमजोर स्थिति में होता है तो किसे राजा बनाना, किसे नहीं बनाना, ये एक प्रकार से किंग मेकर, जो राजा को बनाने वाले थे, किंग मेकर के नाम से ये जाने जाते थे। एक शक्तिशाली ये पद था। फिर मुख्तार में आता था कि राज्य का सर्वोच्च मंत्री। एक शब्द कहें इसे तो राज्य का सर्वोच्च मंत्री। राजा के बाद जो प्रशासन का प्रमुख पद था वजीर था, राज्य का जो सर्वोच्च मंत्री था मुख्तार था। मुख्तार एक प्रकार से जब राजा कमजोर स्थिति में होता तो मुख्तार भी एक पावरफुल पद के रूप में आता था। किसे राजा बनाना है, जब कभी द्वंद्व पैदा होगा दो भाइयों में तो किसे राजा बनाना, उसमें मुख्तार की भूमिका महत्वपूर्ण टिहरी रियासत में हो जाती थी। फिर तीसरा पद आता है हम पे दफ्तरी। दफ्तरी मतलब दफ्तर से लगा सकते हैं हम। दफ्तरी राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। जब राजा कोई निर्णय देता था तो इन आदेशों को लिपिबद्ध करके
इनको भेजना, वेतन भत्ते, पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते थे इनको देना, नियुक्ति तथा इन किसी की नियुक्ति करना, किसी का ट्रांसफर स्थानांतरण करना तथा दंड देना, किसी भी अधिकारी को दंड देने का प्रावधान भी कौन करता था? दफ्तरी। दफ्तरी पे ये काम थे। फिर दफ्तरी, तो दफ्तरी था सारे कर्मचारियों का स्थानांतरण, राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करता था। एक प्रकार से देखो तो राजस्व का जो प्रमुख पद होता था, जो राजस्व का प्रमुख पद होता था, ये होता था दफ्तरी के पास। राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था वो दफ्तरी होता था। फिर इसके साथ साथ देखो तो जो कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पुरस्कार, दंड आदि की भी व्यवस्था जो कराता था वो दफ्तरी कराता था। फिर फौजदार, एक पद मिलता है यहाँ पे फौजदार। फौजदार पे बात करूँ तो प्रत्येक परगने का जो प्रमुख होता था, परगने का प्रमुख, जो प्रत्येक परगने का प्रमुख होता था वो फौजदार होता था। फिर आगे चलेंगे तो आगे देखें हम, आगे गोलदार। गोलदार पे बात करूं तो राजमहल, राजमहल की सुरक्षा जिसकी जिम्मेदारी पे होती थी वो होता था गोलदार। जो राजमहल का सुरक्षा अधिकारी होता था वो होता था गोलदार। गोलदार को भी राजा की सुरक्षा तथा साथ साथ राज परिवार की सुरक्षा करनी पड़ती थी। गोलदार का काम यही होता था। फिर देखिए एक पद आता हम पे नेगी। वर्तमान टाइम पे ये एक कास्ट भी है नेगी, हमारी भी कास्ट नेगी है, पर नेगी उस टाइम एक क्षत्रिय पद था। क्षत्रिय पद पर कई बुकों में कई राइटर इसे लिखते हैं कि इसमें कई टाइम इसे ब्राह्मण भी इस पद पे रहे हैं। तो ये पद क्या था? राजा को जब कभी विपरीत परिस्थिति आ जाती थी तो जो राजा को विशेष मामलों पे जो सलाह देता था, राजा को विशेष मामलों पे सलाह, तो देखिए नेगी का पद जो होता था वो क्या होता था कि राजा को विशेष मामलों में सलाह और सहायता ये करता था। एक प्रकार से देखूं तो अब वर्तमान टाइम पे ये नेगी एक कास्ट के रूप में उभर के आई है। अब चाहे कुमाऊं साइड जाएं, चाहे हम गढ़वाल साइड जाएं, तो अब नेगी एक कास्ट के रूप में भी है। पहले एक पद के रूप में होती थी। अगर चंदों में बात करूं तो चंदों में एक कर होता था नेग। नेग दस्तूर को कहते थे। जो लोग ये नेग कर लेते थे उन्हें नेगी कहा जाता था। बाद में यही लोग नेगी बने, जबकि पंवार में ऐसा नहीं था। पंवार में तो जो कभी आपातकालीन स्थिति में जो राजा को सलाह एवं सहायता करता था राजा की, वो नेगी होता था। इस पद पर मैं पहले तो क्षत्रिय लोग रहते थे, लेकिन कभी कभी बहुत टाइम ऐसा देखा गया कि इस पद पे ब्राह्मणों की भी नियुक्ति की गई थी। फिर देखिए चणु। चणु एक थोड़ा बहुत हम पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत बुकों में है, थोड़ा बहुत आ चुका है शायद पर कभी। तो ये तीव्रगामी, जो तीव्रगामी संदेश वाहक होते थे, जो कभी राजा का कहीं समाचार कहीं पहुंचाना होता था, कभी किसी वजीर के थ्रू, कभी राजा को कोई मैसेज पहुंचाना होता, तो ये काम करते चणु। चणु चालाक लोग होते थे। यही चणु एक तीव्रगामी संदेश वाहक के नाम से जाने जाते थे। कभी किसी बाहरी राज्य द्वारा आक्रमण हुआ तो चणु जो ये लोग होते थे तीव्र, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी राजा तक पहुंचते थे, सारा मैसेज लेके पहुंचते थे। इसी कारण कभी भी आता क्वेश्चन इस टाइप का कि चणु कौन थे, टिहरी रियासत में चणु किसे कहते थे? तो तीव्रगामी संदेश वाहक, जो तेजी से कोई संदेश लाते थे इन्हें कहते थे, या पत्राचार करते थे इन्हें कहते थे चणु। फिर देखिए दीवान। टिहरी रियासत में एक पद आता है दीवान। दीवान पे बात करूं दीवान था, तो टिहरी रियासत में दीवान पे बात करूं तो दीवान था आय व्यय का प्रमुख। जो कितने राज्य की इनकम हुई, कहाँ व्यय हुआ, इस चीज़ों का जो हिसाब लगाता था वो था दीवान। जो राजस्व का प्रमुख था वो था दफ्तरी। दो चीज़ें याद रखना, कभी भी क्वेश्चन बनेगा टिहरी रियासत में दीवान कौन था, तो आय व्यय का जो करता धरता था वो था दीवान। कितनी आय टिहरी रियासत में हुई, कितनी प्राप्ति हुई, कितना बाहर गया, तो ये सब का कंट्रोल रखता था दीवान। और जो राजस्व का प्रमुख होता था वो होता था दफ्तरी। दीवान में और चीज़ देखूं तो दीवान में एक बात और आती है हम पे, जो दीवान में जो बात आती है हम पे, ये क्या, सेनापति, प्रमुख सेनापति भी इसे कहते हैं। कटौच साहब ने दीवान को ही सेनापति माना है। कटौच ने अपनी बुक में जो दीवान पद कहा गया, दीवान में एक प्रमुख सेनापति के नाम से इसे संबोधित किया है कटौच साहब ने। बाकी सारे बुकों में आय व्यय का प्रमुख ही दीवान होता था, इस बारे में हमें जानकारी मिलती थी। फिर आगे तो चलते हैं, आगे कुछ पद देखते हैं। तो लेखवार, एक पद आता है हम पे लेखवार। लेखवार पे बात करूं तो लेखवार वो लोग होते थे जो राज आज्ञा व ताम्रपत्रों को लिखने वाले होते थे। जो राज आज्ञा, लेखवार पे देखो, राज आज्ञा और ताम्रपत्रों। लेखवार से हम एक टाइप से देखें तो लेखवार क्या था, लेखक से हम देख सकते हैं। लेखक
मतलब लिखने वाला तो लेखवार भी होता, जो राजा की राज आज्ञा और ताम्र पत्रों को लिखता था, इसे ही लेखवार कहते थे। फिर एक आता बख्शी, सेना सेना का वेतन वेतन भत्ते, जो सेना के वेतन भत्ते थे इन्हें जो देने वाला होता था इसे कहते थे बख्शी। जो सेना में किसे कितना वेतन देना है, किसे क्या करना है, किसे जागीरें देनी है, ये सारे काम करते थे बख्शी, वेतन भत्ते करता था सेना का। बख्शी नामक पदाधिकारी आता। फिर एक देखे प्रधान, इस टाइम पीरियड पे एक पद आता है प्रधान। प्रधान एक गांव, जो गांव में होता था राजस्व वसूली का काम करता था, ये करता था प्रधान। जो राजा गाँव में सबसे मुख्य पद होता था वो था प्रधान। प्रधान का पद वंशानुगत होता था, मतलब किसी का पापा प्रधान है तो उसका बेटा भी प्रधान ही बनेगा। तो प्रधान का पद एक हम पे वंशानुगत पद मिलता है। पहले प्रशासन की सबसे एक गाँव थी, गाँव का जो मुख्य होता था वही प्रधान होता था। गाँव क्षेत्र से ये राजस्व इकट्ठा करके परंगने के प्रमुख तक पहुँचाता था। फिर परंगने का प्रमुख फौजदार, फिर फौजदार राजकोष में इसे जमा करवाता था। ये था राजस्व प्रधान होगा। फिर प्रधान के बाद देखे राजगुरु, जो राजा को जो सलाह देता था सीधा सीधा वो राजगुरु था। राजगुरु पे ये था। फिर टिहरी रियासत में और आगे चले तो अब मैंने कहा था टिहरी रियासत के प्रमुख वजीर। टिहरी रियासत में प्रमुख वजीर पे बात करनी है तो टिहरी रियासत में सारे राजाओं के अपने अपने वजीर रहे जो कि फेमस रहे। इनमें पृथ्वीपति शाह का देखेंगे, फतेह शाह का देखेंगे, इनके टाइम पीरियड में कौन कौन से वजीर रहे हैं। पहली बात आती है पृथ्वीपति शाह का वजीर कौन था, तो पृथ्वीपति शाह का वजीर था गजे सिंह। गजे सिंह नाम आपने सुना होगा, गजे सिंह माधो सिंह भंडारी के लड़के रहते हैं। गजे सिंह गाने में भी आता है। गजे सिंह का नरेंद्र सिंह नेगी का एक माधो सिंह भंडारी पे वो गाना है, उसमें भी गजे सिंह का उल्लेख आता है। तो गजे सिंह था पृथ्वीपति शाह का वक्त वजीर। फिर फतेह शाह का वजीर देखिए, फतेह शाह का वजीर आता है रंगी बिस्ट। फतेह शाह का जो वजीर आता था तो सीधा रंगी बिस्ट। कभी आएगा गजे सिंह का संबंध किस राजा से था तो सीधा सीधा पृथ्वीपति शाह था। रंगी बिस्ट किसके टाइम पीरियड में वजीर था, तो फतेह शाह था। फिर जयकिर्त शाह, जयकिर्त शाह का जो वजीर आता है वो आता है जयदेव। जयदेव, जयकिर्त शाह के वजीर का नाम था जयदेव, याद रखना। फिर सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह का जो वजीर था वो था दुर्गादत्त पैनुली। फिर नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह, साथ साथ यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिए कीर्ति शाह। इन दोनों का वजीर जो थे, कीर्ति शाह ने अपना वजीर 1907 में हरिकृष्ण रतुड़ी, दोनों के जो वजीर थे सीधा सीधा हरिकृष्ण रतुड़ी। यही बात में गढ़वाल का इतिहास लिखते हैं हरिकृष्ण रतुड़ी 1928 में। तो ये चीजें थी। देखिए फिर एक बार देख लीजिए, पृथ्वीपति शाह का जो वजीर था ये थे गजे सिंह। फिर फतेह शाह का जो वजीर था ये था रंगी बिस्ट। जयकिर्त शाह का वजीर जो थे जयदेव थे। फिर सुदर्शन शाह के दुर्गादत्त पैनुली थे। नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह के वजीर थे। कीर्ति शाह ने वजीर जो 1907 में बनाया था हरिकृष्ण रतुड़ी को, बाद में ये नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे भी वजीर रहते। तो ये था टिहरी रियासत के प्रमुख वजीर, किसके टाइम पीरियड में कौन कौन वजीर रहा था, ये थी उनकी स्टोरी। फिर आगे देखिए, तो आगे देखिए अब टिहरी रियासत देखिए। टिहरी रियासत सबसे पहले थानों में बटा था। थानों में बटा था। थाने मंडल में थे, मंडल परंगने में थे, परंगने पट्टियों में थे, पट्टियां गाँव में भी भगती थी। तो ये था स्ट्रक्चर इनका प्रशासन का। थाने देखें तो प्रताप शाह ने अपने शासन को, मैंने प्रताप शाह भी बताया था, प्रताप शाह ने 4 भागों में बांटा, 4 थानों में बांटा था। थानों का उल्लेख मौलाराम तोमर वगैरह तो करते ही नहीं, लेकिन किसी किसी बुक में है कि थाना। फिर देखिए थाना के बाद थे मंडल। टिहरी रियासत में थाने के बाद जो प्रमुख था वो था मंडल। इन थानों पे याद रखें प्रताप शाह ने अपने राज्य को 4 थानों में बांटा था। प्रताप शाह ने अपने राज्य को 4 थानों में बांटा था। ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ प्रताप शाह वाली वीडियो में। फिर देखिए थाने के नीचे आते हैं मंडल। मंडल पे बात करूँ तो मंडल का जो प्रमुख अधिकारी इसका होता था ये होता था कमीण। मंडल का प्रमुख अधिकारी होता था कमीण। कमीण होगी इसका अधिकारी होते थे। फिर कमीण मंडल के अधीन होते थे परंगने। जो परंगने का प्रमुख अधिकारी होता था परंगना अधिकारी। परंगने का प्रमुख अधिकारी होता था वो होता था परंगना अधिकारी। फिर देखिए परंगना अधिकारी या इसे एक नाम मिलता हम पे थोकदार। ये गढ़वाल क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित था, इसे थोकदार के नाम से जाना जाता था। फिर पट्टी में विभक्त था। पट्टी परंगना पट्टी में विभक्त था। पट्टी की बात करूं तो पट्टी का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे श्याणा। फिर पट्टी गांवों में विभक्त थी। गांवों का जो प्रमुख होता था प्रधान। तो ये स्ट्रक्चर था पंवारों का। पहले थाना, मंडल, परंगना, पट्टी और गांव। अब देखिए
गांव गांव से प्रधान वंशानुगत पद था, वसान राजस्व वसूली करके पट्टी के प्रमुख श्याणा पे पहुंचाता था। श्याणा ये राजस्व से कुछ अपना हिस्सा निकाल के आगे परंगना के अधिकारी थोकदार पे पहुंचाता था। थोकदार भी कुछ अपना हिस्सा रख के कमीण तक पहुंचाता था। कमीण भी कुछ अपना हिस्सा रख के सीधा थाने में पहुंचाता था। बाद में थाने से ये राजस्व में, राजकोष में ये इकट्ठा होता। तो ये था इनका प्रशासन। कैसे हमने देखा, थाना, मंडल, परंगना, पट्टी और गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। तो ये भी हम पे मिलता है। फिर पंवारों पे आगे चलेंगे तो आगे देखिए पंवारों की राजस्व व्यवस्था। पंवारों की राजस्व व्यवस्था पे देखेंगे तो पंवारों की राजस्व व्यवस्था पे बात करूं तो पंवारों की मैक्स जो राजस्व व्यवस्था मिलती है वो मिलती है 1/6। 1/6 भाग लिया करते थे ये राजस्व के रूप में। मेन मुख्य तो जो राजस्व का एकमात्र राज्य की इकाई, राज्य की राजस्व का एक स्रोत था वो था भू राजस्व। जो प्रमुख राज्य की आय का जो स्रोत था वो भू राजस्व था। भू राजस्व से ही ये सबसे ज़्यादा कमाई करते थे। बाद में जब सुदर्शन शाह आते पंवार टिहरी रियासत में, तो टिहरी रियासत में क्या करते थे कि अधेल नाम सुना होगा आपने। जैसे चंदों में गल्ला छाड़ा सुना था ना, उस टाइम अधेल मतलब होता 1/2। तो सीधा सीधा आधा, जो फसल का आधा लिया था इन्होंने कर के रूप में बाद में राजस्व बढ़ाने के लिए। अधेल याद रखना, व्यवहारिक रूप से ये अधेल के नाम से भी जाने जाते थे। वैसे तो जो पंवारों की पहले टिहरी रियासत से पहले राजस्व व्यवस्था थी वो 1/6 थी, लेकिन बाद में जब आए तो राजस्व की ज़्यादा ज़रूरत इन्हें थी तो ये सीधा आधा ले लेते हैं। इसे व्यवहारिक तौर पर कहें तो अधेल के नाम से जाना जाता है। फिर और चीज़ देखें पंवारों में, तो पंवारों में कुछ कर हम पे मिलते हैं। कर की बात करूँ, पहला ओताली एक कर मिलता है। ओताली कर मतलब जब किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती, मतलब उसका जो वारिस होता कोई नहीं होता। अब वारिस जब कोई नहीं होता तो इस पे जो इसकी भूमि होती थी, ये भूमि पे सीधा सीधा राजा का हक होता था। ओताली कर में यही चीज़ आती थी कि अगर किसी का कोई व्यक्ति ओता हो गया, मतलब किसी की कोई संतान नहीं है, संतान विहीन वो हो गया, तो उसकी भूमि पे अब राजा का अधिकार हो जाता था। इसे हम ओताली कर के रूप में देखते हैं। फिर ओताली कर को हमें देखा था भवानी शाह ने इसे ख़त्म किया था, ये था ओताली कर। फिर एक कर और आता था, शायद मेरे से छूट गया, वो था मिलनसारा कर। मिलनसारा कर पे बात करूँ तो मिलनसारा कर क्या था, जब किसी स्त्री का तलाक हो जाता था, तलाक के बाद वो दोबारा शादी करना चाह रही है तो वहाँ पे एक कर लगता था। इस कर को कहते थे मिलनसारा। मिलन मतलब पुनः मिल के किसी से शादी करना, तो इसी नाम से इसे जाना जाता मिलनसारा कर था। बाद में टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह के टाइम पे दीवान नियुक्त किए गए थे चक्रधर जुयाल। जब यूरोप यात्रा पे रहते हैं नरेंद्र शाह, तो चक्रधर जुयाल इस कर को कर देते हैं समाप्त। कभी भी आ जाएगा टिहरी रियासत में मिलनसारा कर किसने समाप्त किया था, तो सीधा सीधा आंसर बनता हम पे चक्रधर जुयाल ने ख़त्म किया था। उस टाइम पीरियड पे यहाँ राजा नहीं था, राजा यूरोप में था, इस कारण चक्रधर जुयाल मुख्य वजीर रहता है, दीवान रहता, तो वही ख़त्म कर देता। फिर एक आता है नाठ नठली। हम ओता को एक और नाम देते हैं, नाठ नठली के नाम से हम इसे जानते हैं। तो नाठ नठली जो कर था, ये भी एक प्रकार से देखें तो जिसके संतान विहीन लोग जो होते थे उन पे नाठ नठली कर लगाया जाता था। इसके साथ साथ एक आता था पौना टूटी कर। आयात निर्यात पे जो कर लगता था इसे पौना टूटी कर कहते थे। दिल्ली दरबार की भाषा में बोलूँ तो इसे कहते थे चुंगी। एक प्रकार से चुंगी कर था ये पौना टूटी कर। बाद में हम देखेंगे प्रजा मंडल की स्थापना हुई जब टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे 23 जनवरी 1939। तो प्रजा मंडल की मुख्य मांगों में एक ये भी था कि पौना टोंटी कर इस क्षेत्र से समाप्त कर दिया जाएगा। बाद में जब कीर्तिनगर कांड होता है, इनके शवों के लेके ऊपर टिहरी लोग पहुंचते हैं 15 जनवरी 1948 को, तो उस दिन राजा को मजबूरन जन आक्रोश के सामने झुकना पड़ता है और वहीं पे ये पौना टोंटी कर समाप्त होने की घोषणा कर देता है। तो पौना टोंटी कर भी देखा था हमने, तीन कर देखा मैं जो टिहरी रियासत में ख़त्म हुए थे। पहला था ओताली प्रथा भी कहते हैं, ओता कर कहते थे, तो ये भवानी शाह के टाइम पीरियड पे हुई थी। दूसरा हमने मिलनसारा देखा था, मिलनसारा चक्रधर जुयाल ख़त्म करता है। तीसरा हमने देखा था पौना टोंटी कर जो था ये किया था मानवेंद्र शाह ने ख़त्म, जब नागेंद्र सकराली और भोरुल भरदारी शहीद हुए थे, उसके बाद पौना कर फिर ख़त्म हुआ। फिर इसके साथ साथ इन्होंने खनिज संपदा पे कर लगाया था, भूटांत्रिक व्यापार पे भी इन्होंने कर लगाया था, वनों पे भी इन्होंने अनेक कर लगाए थे, भूमि के साथ साथ। फिर इन्हीं करों से इनका
राजस्व बढ़ता गया। एक बात करूं तो इन्होंने तो न्याय पाने पे भी कर लगाया था। सुदर्शन शाह ने तो न्याय के लिए भी कर लगाया था। टिहरी रियासत का पंवार वंश में पहला राजा था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने ही न्याय पाने के लिए कर लगाया था। बाद में प्रताप शाह इसमें टिकट प्रथा लगा लेता, तो यहाँ से इनका राजस्व इकट्ठा होता था। फिर और देखिए तो ये जागीर टिहरी रियासत में भू बंदोबस्त में देखते पहले भू बंदोबस्त में टिहरी रियासत में देखिए तो 3 नाम हम पे मिलते हैं, मेरुसीदार, खाइकर और सिरतान। मेरुसीदार, खाइकर और सिरतान जो जागीर, रौत अथवा संकल्प भूमि के देखिए टिहरी में भू व्यवस्था में बताऊं तो भू व्यवस्था में हमें 3 नाम मिलते हैं, मेरुसीदार, खाइकर और सिरतान। सामान्यतः ऐसी भूमि राजा के राज आज्ञाओं द्वारा प्रदान की जाती थी। इसे आसामी कहा जाता था। ये आसामी भी 3 प्रकार, जैसे कोई राजा किसी को जागीर दे देता था तो इसे टिहरी रियासत में आसामी कहते थे। आसामी 3 भागों में विभक्त, कभी कभी इसे आसामीदार भी कहते हैं। तो ये आसामी जो थे 3 भागों में विभक्त था, मेरुसीदार, खाइकर और सिरतान। मेरुसीदार, खाइकर और सिरतान ये 3 भागों में विभक्त थी। फिर इसमें देखें मेरुसीदार में देखो तो जो राजा द्वारा भूमि पर अधिकार प्राप्त करता था और राजा के प्रति उत्तरदायी होता था उसे ही मेरुसीदार कहते थे। इसका सीधा डायरेक्ट जो लिंक होता था वो राजा से होता था, डायरेक्ट किंग से जुड़ा होता था। मतलब राजा को ही राजस्व देगा, राजा के प्रति ये उत्तरदायित्व होगा, तो वो था मेरुसीदार। मुख्य जो भूमि का मालिक होता था वो मेरुसीदार होता था। फिर खाइकर देखिए, जो मेरुसीदार के नीचे जो काम करता था उसे खाइकर कहता था। ये मेरुसीदार को कर दिया करता था, मेरुसीदार के प्रति ये उत्तरदायी हुआ करता था, इसीलिए जो ये पद था खाइकर। खाइकर का पद मेरुसीदार से नीचे था, मेरुसीदार को एक कर दिया करता था। ऐसे काश्तकार होते थे जिनकी नियुक्ति मेरुसीदार तथा और ये मेरुसीदार के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इनकी नियुक्ति मेरुसीदार करता था और ये मेरुसीदार के प्रति उत्तरदायी होता था तथा खाद्यान्न के रूप में मेरुसीदार को राजस्व देते थे। फिर खाइकर के नीचे भी खाइकर अपने अधीन भी कुछ काश्तकारों को रख देता था। इन काश्तकारों को कहते थे सिरतान। सिरतान सिरती से बना, सिरती था नगद कर। जो खाइकर को नगद कर देते थे वो होते थे सिरतान। सिरतान एक प्रकार से देखो तो निम्न किस्म के थे। फिर कृषक मजदूर इस टाइम पे होते थे कैनी। फिर इसके बाद जो कृषक मजदूर होते थे कैनी। कभी भी आएगा सिरती कैसा करता तो नगद करता, सिरती कर देने वाला ही सिरतान था। सिरतान किसे कर देता तो खाइकर को, खाइकर किसे कर देता तो मेरुसीदार। मेरुसीदार सीधा राजा के प्रति वफादार होता था, राजा के प्रति ही उत्तरदायी होता था। फिर इसके साथ साथ और चीज़ें देखें हम तो और चीज़ों में आता था हम पे जागीर। एक शब्द आता है जागीर। जागीर तो एक बात तो थी, जागीर राजा देता था। राजा जो उच्च सेनाधिकारी होते थे, सेना के जो उच्च अधिकारी होते थे प्लस प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी और सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें वेतन के रूप में जागीर दी जाती है। टिहरी रियासत में जागीर किसे दी जाती तो सैन्य के प्रमुख अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को जागीर वेतन स्वरूप दी जाती थी। फिर एक आती है रौत भूमि जो युद्ध में बहादुरी से लड़ता था, युद्ध में बलपूर्वक प्रदर्शन करता था, राजा को खुश करता था, राजा उसे पुरस्कार स्वरूप रौत भूमि देता था। रौत जो वीरता प्रदर्शित करने के लिए जो भूमि दी जाती थी टिहरी रियासत में, इसे कहते थे रौत भूमि। रौत भूमि युद्ध समय में जो सैनिक अच्छा कुशल युद्ध वीरता का प्रदर्शन करता था उसे ही रौत भूमि दी जाती थी। फिर तीसरा हम पे आता है संकल्प भूमि। ब्राह्मणों और विद्वानों को जो भूमि दी जाती थी इस भूमि को कहते थे संकल्प भूमि। ब्राह्मण प्लस विद्वान लोगों को जो भूमि दी जाती थी इस भूमि को कहते थे टिहरी रियासत में संकल्प भूमि। तो ये था हम पे टिहरी रियासत का प्रशासन, इस प्रकार इनका प्रशासन रहा। तो आज से हमारा लगभग टिहरी में जो उत्तराखंड में राजवंश थे सारे राजवंश हम खत्म कर चुके हैं। अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी राष्ट्रवादी आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, फिर पृथक उत्तराखंड के लिए आंदोलन। ये 2 उत्तराखंड के टॉपिक बचे हैं, इन टॉपिक पे अब वीडियो आएगी। फिर उत्तराखंड हिस्ट्री लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अब जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।